let's start with time and tense. In order to understand tense, it is necessary to understand the meaning of time and tense and the distinction between these two. टेंस को अच्छी तरह से समझने के लिए टाइम और टेंस की मीनिंग और इनके बीच के भेद को समझना बहुत ही आवश्यक है। आइए जानते हैं टाइम क्या है और टेंस क्या है। टाइम इज ए यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट। टाइम यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है। इट हैज 3 डायमेंशंस। टाइम के 3 पार्ट होते हैं, द प्रेजेंट टाइम, द पास्ट टाइम एंड द फ्यूचर टाइम। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर 3 टाइम होते हैं। जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ तो ये प्रेजेंट टाइम है। इसके पहले जो कुछ मैंने पढ़ाया है वह पास्ट टाइम था और आगे जो मैं पढ़ाऊँगा वह फ्यूचर टाइम होगा। बट टेंस इज ए ग्रामेटिकल टर्म। टेंस एक ग्रामेटिकल टर्म है। Thus, time points to the meaning of the verb, whereas tense points to the form of the verb. Time वर्ब की मीनिंग को बतलाता है, जबकि टेंस वर्ब की फॉर्म को बतलाता है। There are 3 divisions of tense. टेंस के भी 3 डिवीजन होते हैं, the present tense, the past tense and the future tense. Each tense is further divided into 4 subdivisions. प्रत्येक टेंस आगे फिर 4 और पार्ट्स में बढ़ जाते हैं। फर्स्ट इज सिंपल और इंडेफिनिट, सेकेंड इज कॉन्टिन्यूअस, थर्ड इज परफेक्ट एंड फोर्थ इज परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इस तरह से हर टेंस के ये 4 सब पार्ट्स होते हैं। इन दिस वे टाइम हैज 3 डिविजन्स whereas tense has 12 divisions. टाइम के तो 3 डिवीजन होते हैं और टेंस के ये 12 डिवीजन हो गए। फर्दर इट मे बी सेड दैट वन टेंस में शो मोर देन वन डायमेंशन ऑफ टाइम। एक टेंस एक से अधिक टाइम को इंडिकेट कर सकता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस में शो पास्ट टाइम, प्रेजेंट टाइम एंड द फ्यूचर टाइम आल्सो। अकेले सिंपल प्रेजेंट टेंस पास्ट टाइम, प्रेजेंट टाइम और फ्यूचर टाइम तीनों टाइम को बता सकता है, इंडिकेट कर सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, मोहन रन्स ए शॉप। अच्छी तरह से इसको समझने की कोशिश करिए। मोहन रन्स ए शॉप। रन्स क्या है? फॉर्म ऑफ वर्ब है। यहाँ पर हमने बताया था टेंस पॉइंट्स टू द फॉर्म ऑफ वर्ब। ये रन्स फॉर्म ऑफ वर्ब है। मोहन एक दुकान चलाता है। अब टेंस तो हुआ सिंपल प्रेजेंट, लेकिन इसका टाइम क्या बता रहा है? मोहन के पास एक दुकान है जो कि पहले से है। ऐसा सेंटेंस पढ़ने से ऐसा लग रहा है कि मोहन का ऑक्यूपेशन है, मोहन का पेशा ही है दुकान चलाना। तो ये नहीं कि आज ही मोहन ने दुकान स्टार्ट किया है, आज ही चलाएगा, आज ही बंद कर देगा। मीन्स मोहन के पास दुकान पहले से है, वह चलाता रहा है, आज भी चला रहा है और आगे भी चलाते रहने की संभावना है। तो यहाँ पर टाइम, प्रेजेंट टाइम, पास्ट टाइम और फ्यूचर टाइम तीनों टाइम को इंडिकेट कर रहा है। जबकि टेंस क्या है? सिंपल प्रेजेंट। टेंस एक है, टाइम 3। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। द नेक्स्ट फ्लाइट इज एट 7 टुमारो मॉर्निंग। अगली फ्लाइट कल सुबह 7 बजे है। अब इसका टेंस देखते हैं। टेंस क्या है? यहाँ पर वर्ब लगी है इज, इसका टेंस है प्रेजेंट। प्रेजेंट टेंस है, लेकिन यहाँ टाइम क्या बता रहा है? टुमारो मॉर्निंग। मीन्स फ्यूचर टाइम को इंडिकेट कर रहा है। मीन्स यह इस सेंटेंस में फ्लाइट की शेड्यूल को बताया गया है। तो प्रेजेंट टेंस यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है फ्यूचर टाइम को। इस तरह से कोई एक टेंस एक या एक से अधिक टाइम को इंडिकेट कर सकता है। ये बेसिक डिफरेंस हैं और सिमिलरिटीज हैं टाइम और टेंस। स्टूडेंट्स, टाइम और टेंस को अच्छी तरह से समझने के बाद अब हम आते हैं टेंस पर और टेंस का क्लासिफिकेशन देखते हैं और इसका पोस्टमार्टम करते हैं। टेंस के 3 पार्ट होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। ये
हम आपको बता चुके हैं पहले ही। अब प्रेजेंट टेंस के भी सब पार्ट्स 4 होते हैं। 4 सब पार्ट्स क्या क्या होते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, या इसको सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं। और अगला होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, या इसको प्रेजेंट प्रोग्रेसिव भी कहते हैं। थर्ड नंबर पे आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। फोर्थ नंबर पे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। आपकी सुविधा के लिए हमने इनकी पहचान भी यहाँ पर दे दिया है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान होती है, इस टेंस के वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि ऐसे शब्द आते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं ऐसे शब्द आते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, किया है, लिया है, दिया है ये शब्द आते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं के साथ समय अवश्य ही दिया रहता है। रहा है, रही है, रहे हैं ये तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की ही पहचान होती है, लेकिन जब समय दे दिया जाए इनके साथ तो समझ लीजिए प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। अब आइए पास्ट टेंस देखते हैं। पहला पार्ट होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस था उसी तरह से पास्ट इंडेफिनिट टेंस पहला टेंस होता है। इसकी पहचान होती है वाक्य के अंत में या, ए, ई या ता था, ते थे, ती थी ये शब्द आते हैं। अगला टेंस देखते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इस टेंस के वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे ये शब्द आते हैं। थर्ड नंबर पे आता है पास्ट परफेक्ट टेंस। इस टेंस के वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, किया था, लिया था, दिया था ऐसे शब्द आते हैं। अगला टेंस देखते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इस टेंस के वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे तथा इनके साथ समय अवश्य दिया रहता है। आगे देखते हैं थर्ड नंबर पे फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस के इसका क्लासिफिकेशन देखते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। इस टेंस के वाक्यों के अंत में गा, गे, गी ऐसे शब्द आते हैं। अगला टेंस है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। इस टेंस के वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं। थर्ड नंबर पे आता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इस टेंस के वाक्यों के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, किया होगा, लिया होगा, दिया होगा ऐसे शब्द आते हैं। और लास्ट फ्यूचर का लास्ट टेंस है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इस टेंस के वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे के साथ साथ समय अवश्य दिया रहता है। टेंस की क्लासिफिकेशन जानने के बाद अब हम आते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जो कि प्रेजेंट का पहला पार्ट है। इसके बारे में देखते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज इन जगहों पर होता है। पहला यूनिवर्सल ट्रूथ को बताने के लिए, जैसे द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। दूसरा है हैबिट बताने के लिए, फॉर एग्जाम्पल डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स। आगे है हिस्टोरिकल फैक्ट बताने के लिए, फॉर एग्जाम्पल इंडिया गेट्स इंडिपेंडेंस ऑन 15 अगस्त 1947। नेक्स्ट है प्रोवर्ब के लिए, फॉर एग्जाम्पल 2 and 2 makes 4। नेक्स्ट है लाइव कमेंट्री के लिए, फॉर एग्जाम्पल हियर सचिन तेंदुलकर स्ट्राइक्स अ सिक्स। नेक्स्ट प्रोग्राम फिक्स फॉर फ्यूचर प्लान, फॉर एग्जाम्पल आवर एग्जामिनेशन बिगिंस टुमारो। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं। ये इनकी पहचान है। ऐसे हम पहचान सकते हैं कि कौन सा टेंस है। सेंटेंस 4 तरह के होते हैं, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोनिगेटिव। तो फर्स्ट पार्ट होता है अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में हम पढ़ते हैं। देखिए रूल नंबर 1 है, अगर सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट हो तो उसका ट्रांसलेशन हम कैसे करेंगे।
सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के लिए स्ट्रक्चर यहाँ पर दिया हुआ है। सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं, फिर कॉम्प्लीमेंट लिखते हैं। अब वर्ब की फोर्थ फॉर्म क्या होती है ये आपको जानना जरूरी है। तो वर्ब की 3 फॉर्म तो हम लोग जानते हैं, V1, V2, V3। V1 को कहते हैं प्रेजेंट फॉर्म, V2 कहते हैं पास्ट फॉर्म, V3 को कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। V4 होता है जब V1 में यस या ईएस जोड़ देते हैं तो ये V4 हो जाता है। और V5 होता है जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ दिया जाता है, तो ये V5 होता है। इस तरह से ये 5 फॉर्म होती है। तो हमें लगाना कौन सा है? V4, वर्ब की फोर्थ फॉर्म। अब हम ये जानते हैं कि वर्ब की चौथी फॉर्म क्यों लगाते हैं। यस, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस क्यों लगाते हैं, इसके बारे में जानते हैं। इसके बारे में आज तक शायद किसी ने नहीं बताया होगा आपको कि आखिर वर्ब में यस या ईएस क्यों लगाते हैं। एक्चुअली वर्ब हमेशा प्लूरल नंबर में होती है, लेकिन यहाँ पर जब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इसके साथ सिंगुलर नंबर की वर्ब लगानी होती है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जब हम यस या ईएस ऐड करते हैं तो यह वर्ब सिंगुलर हो जाती है। ये ध्यान देने वाली बात है, हम उसको सिंगुलर नंबर की वर्ब बनाते हैं। किसी नाउन वर्ड में हम यस या ईएस लगाते हैं तो वह प्लूरल बनता है, लेकिन यदि किसी वर्ब वर्ड में यस या ईएस लगाते हैं तो वह सिंगुलर बनती है। वर्ब में यस या ईएस तो बताया गया कि लगाया जाता है, लेकिन कब ईएस लगाते हैं और कब ईएस लगाते हैं। तो ईएस लगाने के लिए कुछ कम रूल हैं, तो ईएस वाले को समझ लेते हैं। इसके बाद बाकी जो वर्ब्स बचेंगी उनमें ईएस ही लगेगा। तो जिन वर्ब्स के लास्ट में यस, यस एच, सी एच, एक्स और ओ आते हैं, इनके साथ ई एस लगाया जाता है सिंगुलर बनाने के लिए। एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, किस, KISS, इसमें ई एस लगा करके सिंगुलर बनाते हैं तो हो जाता है किसेस। या पास, इसमें ई एस लगाते हैं, यह हो जाएगा पॉसेस। अब एस एच जैसे वाश में ई एस लगा देंगे तो हो जाएगा वॉशेस। इसी तरह से कैच, CATCH, कैच में ई एस लगाते हैं सिंगुलर बनाने के लिए। यक्स के लिए देखते हैं, FIX, फिक्स में ई एस लगा देते हैं, यह हो जाता है फिक्सेस जो कि सिंगुलर हो जाता है। गो में ई एस ऐड कर देते हैं तो यह गोज हो जाता है जो कि सिंगुलर होता है। तो ये 5 लेटर हमेशा याद रखिए, जिन भी वर्ब्स के लास्ट में यस, SH, CH, एक्स और ओ आते हैं, इनके बाद हम ई एस लगाते हैं। अदरवाइज बाकी सभी सब्जेक्ट्स के साथ यस लगा करके सिंगुलर बनाते हैं। आइए एग्जाम्पल से इनको समझते हैं, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट वाले सेंटेंसेस को। पहला एग्जाम्पल हम देते हैं, छोटा सा लेते हैं, वह घर जाता है। क्या होगा इसका ट्रांसलेशन? वह की इंग्लिश ही, अब जाना की इंग्लिश गो होती है। वर्ब सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर है, इसलिए यहाँ पर ई एस लगाएंगे, जैसा कि हमने बताया। ओ जब आए लास्ट में तो ई एस लगा करके इसको सिंगुलर बनाते हैं। ही गोज कहाँ जाता है? होम। ही गोज होम। एक और एग्जांपल देखते हैं, सूरज पूरब में निकलता है। इसका ट्रांसलेशन होगा, द सन राइज मीन्स निकलना होता है, RISE। इसको यहाँ यस ऐड करके इसको सिंगुलर बनाते हैं, द सन राइजेज इन द ईस्ट। एक और एग्जांपल देखते हैं, वह कपड़े धोती है। क्या हुआ इसका ट्रांसलेशन? सी प्लूरल
ये फेमिनिन जेंडर है, धोती है, तो होगा सी। वॉश में धोना होता है, ई एस, एस एच आया हुआ लास्ट में, तो ई एस लगा कर सिंगुलर बनाएंगे, सी वॉशेस क्लॉथ्स। नेक्स्ट रूल देखते हैं। प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के लिए स्ट्रक्चर यहाँ पर दिया हुआ है। सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं, फिर कॉम्प्लीमेंट लिखते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ। अब इसका ट्रांसलेशन क्या होगा? मैं की इंग्लिश आई होती है, पढ़ाना मीन्स टीच होता है। आई टीच, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, टीच फर्स्ट फॉर्म में है, आई टीच ऑब्जेक्ट यू, आई टीच यू, मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ। वे राष्ट्रगान गाते हैं। इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा, दे प्लूरल नंबर सब्जेक्ट हो गया, दे सिंग द नेशनल एंथम। नेक्स्ट इज नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में सिंगुलर नंबर के सब्जेक्ट के साथ डज नॉट और प्लूरल नंबर के सब्जेक्ट्स के साथ डू नॉट का प्रयोग करते हैं। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस डू नॉट और डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, वह गणित नहीं पढ़ता है, ही सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है तो डज नॉट, ही डज नॉट रीड मैथ्स। अगला एग्जाम्पल है, हम क्रिकेट नहीं खेलते हैं, वी प्लूरल नंबर सब्जेक्ट है इसलिए डू नॉट लगाएंगे, वी डू नॉट प्ले क्रिकेट। नेक्स्ट आते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है निगेटिव सेंटेंस में, नेवर का प्रयोग। नेवर का प्रयोग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कभी नहीं यदि सेंटेंस में आए तो नेवर का प्रयोग करते हैं। नेवर के साथ डू या डज का प्रयोग नहीं होता है। इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस का प्रयोग करते हैं, मीन्स अफर्मेटिव सेंटेंस की तरह से इसको बनाते हैं नेवर के साथ। मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूँ, आई के साथ नेवर, कभी नहीं यहाँ पर आया हुआ है, कभी नहीं के लिए नेवर लगेगा। आई नेवर टेल ए लाई, टेल ए लाई मीन्स होता है झूठ बोलना, आई नेवर टेल ए लाई। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, वह कभी स्कूल नहीं जाता है, ही सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है, उसके साथ नेवर का प्रयोग, ही नेवर goes to school, he never goes to school। तुम कभी सत्य नहीं बोलते हो, you never speak the truth। कभी सत्य नहीं बोलना नेवर स्पीक द ट्रूथ, और कभी झूठ नहीं बोलना नेवर टेल ए लाई, ये यूज होता है। टेल ए लाई मीन्स झूठ बोलना, स्पीक द ट्रूथ मीन्स सत्य बोलना। आइए स्टूडेंट्स देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो तरह के होते हैं। पहला इंट्रोगेटिव होता है जो कि क्या से शुरू होता है, हिंदी का सेंटेंस क्या से शुरू होता है, तो ऐसे सेंटेंसेस का ट्रांसलेशन करने के लिए यहाँ पर उसका स्ट्रक्चर दिया गया है। क्या की अंग्रेजी नहीं लिखते हैं। सेंटेंस की शुरुआत हम ऑक्सिलरी वर्ब डू या डज से करते हैं। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो डू का प्रयोग करते हैं, फिर सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, फिर ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट वगैरह लिखते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, क्या वह तुमसे लड़ता है, तो क्या हो जाएगा, वह सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है तो
तो इसके लिए डज का प्रयोग करेंगे। क्या कि अंग्रेजी लिखते नहीं, अगले वर्ड से सेंटेंस शुरुआत करेंगे। डज ही सब्जेक्ट है, फाइट मीन्स लड़ना होता है, विथ यू, डज ही फाइट विथ यू, ये इसका ट्रांसलेशन हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल है, क्या लड़के शोर मचाते हैं, और लड़के प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट है, तो इसके लिए ऑक्सिलरी वर्ब डू लगेगी। तो सेंटेंस की शुरुआत डू से करते हैं, डू, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे द बॉयज मेक नॉइज, डू द बॉयज मेक नॉइज। सेकेंड रूल है, जब WH वर्ड वाक्य के बीच में आए तो उसके लिए स्ट्रक्चर होगा WH वर्ड मीन्स क्वेश्चन वर्ड को सबसे पहले लिखते हैं, फिर ऑक्सिलरी वर्ब डू या डज लगाते हैं, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट इसके आगे लिखते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है, तुम क्यों पढ़ते हो। ये WH वर्ड सेंटेंस के बीच में आया हुआ है। जब भी WH वर्ड सेंटेंस के बीच में आए तो इनकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं ट्रांसलेशन करते समय। तो क्यों की इंग्लिश होती है वाई। अब इसका सब्जेक्ट है तुम, यू प्लूरल नंबर है, तो उसके अनुसार ऑक्सिलरी वर्ब डू लगेगा। वाई डू यू रीड, तुम क्यों पढ़ते हो, ट्रांसलेशन हो गया वाई डू यू रीड। वे कहाँ क्रिकेट खेलते हैं, तो क्या कहाँ की अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे वेयर डू दे प्ले क्रिकेट, वेयर डू दे प्ले क्रिकेट। नेक्स्ट एग्जांपल है, वे ऐसा कैसे कहते हैं, कैसे WH वर्ड है, इसकी इंग्लिश होगी हाउ डू दे से सो। आइए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, जहां पर कि क्वेश्चन वर्ड भी आए और नॉट भी लगा हो। इसके लिए फर्स्ट रूल है, जब सेंटेंस क्या से प्रारंभ होते हैं, मीन्स फर्स्ट टाइप ऑफ इंट्रोगेटिव जो होता है उसी में नॉट हम कहाँ लगाएंगे, यही चीज देखने की बात है। डू या डज सबसे पहले लिखते हैं, फिर सब्जेक्ट लगाते हैं, इसके बाद नॉट लगा देते हैं, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्या वह बाजार नहीं जाती है, इसका ट्रांसलेशन होगा डज सी नॉट गो टू मार्केट, क्वेश्चन मार्क। सेकेंड रूल देखते हैं, WH वर्ड जब वाक्य के बीच में आए तो इसके लिए स्ट्रक्चर होता है WH वर्ड इस क्वेश्चन वर्ड जो आता है सबसे पहले उसकी अंग्रेजी लिखेंगे, फिर डू या डज लगाते हैं, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर नॉट लगाएंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट लिखते हैं। आइए इसका एग्जांपल देखते हैं। तुम प्रतिदिन कितने गिलास दूध पीते हो, यहाँ पर कितने गिलास दूध ये क्वेश्चन वर्ड है, इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा हाउ मेनी ग्लासेस ऑफ मिल्क डू यू ड्रिंक, क्वेश्चन मार्क। डियर स्टूडेंट्स, आइए अब देखते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसकी पहचान होती है, इस टेंस के वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं तथा इन सेंटेंसेस को पढ़ने से लगता है कि कार्य अनवरत ढंग से जारी है, पहले से चल रहा है, आगे भी चलते रहने की संभावना बनी रहती है। आइए इसके अफर्मेटिव सेंटेंस के रूल्स को देखते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस में ही, सी, इट तथा सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ ऑक्सिलरी वर्ब इज तथा यू, वी, दे और प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ ऑक्सिलरी वर्ब आर और आई के साथ एम ऑक्सिलरी वर्ब का यूज करते हैं। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस इज आर एम आर मीन्स अगर सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है तो इज, आई के साथ एम और प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ आर का प्रयोग करते हैं।
फिर वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमने बताया था कि वर्ब की जो आईएनजी फॉर्म होती है वह फिफ्थ फॉर्म होती है। फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं, फिर कॉम्प्लीमेंट लिखते हैं। आइए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है, वह मैदान में दौड़ रहा है। इसका ट्रांसलेशन होगा, ही इज रनिंग इन द फील्ड। अगला एग्जाम्पल है, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं। इसका ट्रांसलेशन होगा, आई एम टीचिंग यू। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, लड़कियां फुटबॉल खेल रही हैं। लड़कियां प्लूरल नंबर सब्जेक्ट है, तो गर्ल्स प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ आर लगाते हैं। प्ले की आईएनजी फॉर्म लगाएंगे, फिफ्थ फॉर्म लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिख देते हैं। आइए नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं। नेगेटिव सेंटेंस, इसका स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं, फिर वर्ब की फिफ्थ फॉर्म मीन्स आईएनजी फॉर्म लिखते हैं, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट लिख देते हैं। मीन्स सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो इज, प्लूरल है तो आर, और आई है सब्जेक्ट तो एम का प्रयोग करते हैं, इसी के बाद नॉट लगा देते हैं। आइए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। वह बाजार नहीं जा रही है। यहाँ पर सी लग जाएगा, सी इज सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ इज नॉट गोइंग टू मार्केट। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, मैं गणित नहीं पढ़ा रहा हूं। आई के साथ ऑक्सिलरी लगती है एम, फिर नॉट लगा देंगे। आई एम नॉट टीचिंग मैथमेटिक्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल, लड़के क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। तो लड़के प्लूरल नंबर सब्जेक्ट है, तो द बॉयज आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट। स्टूडेंट्स देखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो तरह के होते हैं। पहला इंट्रोगेटिव होता है जिसमें कि सेंटेंस क्या से शुरू होता है, और दूसरा इंट्रोगेटिव होता है जिसमें कि क्वेश्चन वर्ड से सेंटेंस की शुरुआत होती है। तो फर्स्ट टाइप ऑफ इंट्रोगेटिव देखते हैं। इसमें ट्रांसलेशन करते समय सबसे पहले ऑक्सिलरी वर्ब इज एम आर सब्जेक्ट के अनुसार लगाते हैं, फिर सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर वर्ब की फिफ्थ फॉर्म या आईएनजी फॉर्म लिखते हैं, फिर ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट लिखते हैं। आइए इसका एग्जांपल देखते हैं। क्या वह कमरे में पढ़ रहा है? वह सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर है, तो इसके अकॉर्डिंग ऑक्सिलरी वर्ब लगेगी इज, सब्जेक्ट लगाएंगे, ही रीडिंग इन द रूम, क्वेश्चन मार्क, इज ही रीडिंग इन द रूम। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, क्या मैं पत्र लिख रहा हूं? आई के साथ एम लगता है ऑक्सिलरी, एम आई राइटिंग अ लेटर, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, क्या वे स्कूल जा रहे हैं? वे प्लूरल नंबर है, तो आर ऑक्सिलरी लगेगी, आर दे गोइंग टू स्कूल, क्वेश्चन मार्क। आइए नेक्स्ट रूल देखते हैं। जब WH वर्ड या क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के बीच में आए, हिंदी के सेंटेंस के बीच में जब क्वेश्चन वर्ड आते हैं तो उनकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं। ट्रांसलेशन करते समय सबसे पहले WH वर्ड, इसकी इंग्लिश लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज एम आर सहायक क्रिया लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट लिखते हैं, वर्ब की आईएनजी फॉर्म लिखते हैं या फिफ्थ फॉर्म लिखते हैं, फिर ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट लिखते हैं। आइए इसका एग्जाम्पल देखते हैं।
तुम वहां क्यों जा रहे हो। क्यों क्वेश्चन वर्ड आया हुआ है तो इसकी इंग्लिश सबसे पहले लिख देंगे वाई। अब ऑक्सिलरी वर्ब क्या लगेगी, तुम यू प्लूरल नंबर है तो आर लग जाएगा। वाई आर यू गोइंग देयर, क्वेश्चन मार्क, वाई आर यू गोइंग देयर। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, वह कमरे में क्या कर रही है। क्या क्वेश्चन वर्ड है, इसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे व्हाट इज शी डूइंग इन द रूम, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट रूल देखते हैं, इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस दोनों को मिलाकर इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस मीन्स इसमें क्वेश्चन वर्ड भी रहते हैं और नेगेटिव वर्ड भी आता है, नॉट भी लगा रहता है। इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे पहले ऑक्सिलरी वर्ब इज एम आर लिखते हैं, फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के ठीक बाद नॉट का प्रयोग करते हैं, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म या वर्ब की फिफ्थ फॉर्म लिखते हैं, फिर ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट लगा देते हैं। इसका एग्जाम्पल देखते हैं, क्या तुम मैदान में नहीं खेल रहे हो। यहाँ देखिए क्वेश्चन वर्ड भी आया है, निगेटिव भी है, तो यह इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस है। तो इसका ट्रांसलेशन कैसे करेंगे, सबसे पहले सेंटेंस क्या से शुरू है तो इसकी अंग्रेजी नहीं लिखते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब इज एम आर लगाएंगे, तुम यू के अकॉर्डिंग आर लगेगा ऑक्सिलरी आर, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे यू नॉट प्लेइंग इन द फील्ड, आर यू नॉट प्लेइंग इन द फील्ड, ये इसका ट्रांसलेशन हो गया। डियर स्टूडेंट्स, लेट्स कम टू द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जो कि प्रेजेंट टेंस का थर्ड पार्ट है। आइए इसकी पहचान देखते हैं। हिंदी सेंटेंसेस के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, किया है, लिया है, दिया है आदि शब्द आते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस के रूल्स देखते हैं। ही सी इट तथा सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ हैज ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग करते हैं, और आई वी यू दे तथा प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ हैव ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग करते हैं। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज, अगर प्लूरल है तो हैव, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म मीन्स पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म का प्रयोग करते हैं, फिर ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट लिखते हैं। आइए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल की सहायता से इसको समझने का प्रयास करते हैं। मोहन खाना खा चुका है। मोहन प्रॉपर नाउन है, सिंगुलर नंबर है तो हैज लगेगा ऑक्सिलरी वर्ब। ईटेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ईट, एट, ईटेन। मोहन हैज ईटेन फूड, ट्रांसलेशन हो गया मोहन हैज ईटेन फूड। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। मैं अंग्रेजी पढ़ा चुका हूं। आई, अब यहाँ पर आई के साथ हैव लगता है, यहाँ पर हमने दे दिया है आई के साथ हैव का यूज होगा। आई हैव टीच, टॉट, टॉट थर्ड फॉर्म। आई हैव टॉट इंग्लिश। नेक्स्ट सेंटेंस है निगेटिव सेंटेंस। अगर सेंटेंस हिंदी सेंटेंस में नहीं शब्द आए तो इसका ट्रांसलेशन कैसे करेंगे। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव के बाद नॉट लगा देंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट लिखते हैं। इसका एग्जांपल देखते हैं। उन्होंने अपना घोड़ा नहीं बेचा है। इसका ट्रांसलेशन होगा ही हैज नॉट सेल, सोल्ड, सोल्ड थर्ड फॉर्म हिज हॉर्स। ट्रांसलेशन हो गया ही हैज नॉट सोल्ड हिज हॉर्स। नेक्स्ट एग्जांपल, उसने मेरा पत्र नहीं पढ़ा है। ही हैज नॉट read my letter।
स्टूडेंट्स इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो तरह के होते हैं। पहला, जब हिंदी का सेंटेंस क्या से शुरू हो तो उस क्या की अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, बल्कि सहायक क्रिया हैज या हैव सब्जेक्ट के अनुसार लगाते हैं, फिर सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट लिखते हैं। यदि इंट्रोगेटिव के साथ साथ नेगेटिव वर्ड भी लगा हो तो इसका स्ट्रक्चर होगा हैज या हैव के साथ सब्जेक्ट, फिर नॉट लगा देंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट लिखते हैं। आइए एग्जांपल देखते हैं। पहला एग्जांपल है, क्या तुमने अपना पाठ याद कर लिया है? तो इसका ट्रांसलेशन होगा हैव यू लर्न्ड योर लेसन? क्वेश्चन मार्क। हैव यू लर्न्ड योर लेसन? नेक्स्ट एग्जांपल है, क्या पुलिस ने चोर को नहीं पकड़ा है? अब देखिए यहाँ पर निगेटिव आ गया और क्वेश्चन वर्ड भी है, तो इसका ट्रांसलेशन होगा हैज द पुलिस नॉट, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा दिए, कैच कॉट कॉट थर्ड फॉर्म, द थीफ, हैज द पुलिस नॉट कॉट द थीफ। सेकेंड टाइप ऑफ इंट्रोगेटिव देखते हैं, जिसमें कि क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के बीच में आता है। अगर हिंदी सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के बीच में आए तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं, फिर ऑक्सिलरी वर्ब हैज या हैव लगाते हैं, फिर सब्जेक्ट और वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट लिखते हैं। यदि इसमें भी नहीं शब्द आ जाए तो WH वर्ड, फिर हैज या हैव लिखते हैं, फिर सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा करके वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट लिख देते हैं। पहला एग्जांपल है, लड़का कहाँ भाग गया है? तो क्वेश्चन वर्ड पहले लगाते हैं, वेयर हैज द बॉय रन रैन रन थर्ड फॉर्म, रन अवे। ट्रांसलेशन हो गया, वेयर हैज द बॉय रन अवे? नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, आज कक्षा में कितने लड़के नहीं आए हैं? कितने लड़के क्वेश्चन वर्ड है, नहीं भी आया है, तो इसका ट्रांसलेशन होगा हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव नॉट कम इन द क्लास? How many students have not come in the class? Dear students, let's come to the last part of present tense, which is present perfect continuous tense. आइए इस टेंस की पहचान को जानते हैं। हिंदी सेंटेंस के वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आते हैं, परंतु इनके साथ साथ कार्य के जारी रहने का समय अवश्य दिया रहता है। आइए अफर्मेटिव सेंटेंस देखते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट के साथ अगर सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर है तो हैज बीन, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो हैव बीन, ऑक्सिलरी वर्ब लगाते हैं, फिर वर्ब की फिफ्थ फॉर्म मीन्स वर्ब की आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं। इसके बाद समय से पहले सिंस या फार का यूज करते हैं। सिंस जो कि पॉइंट ऑफ टाइम को बताता है, फार पीरियड ऑफ टाइम को बताता है। इसके बाद समय लिखते हैं। आइए स्टूडेंट्स सिंस और फार का यूज समझते हैं। सिंस पॉइंट ऑफ टाइम या निश्चित समय के लिए प्रयोग होता है, जबकि फार का प्रयोग पीरियड ऑफ टाइम या अनिश्चित समय के लिए होता है। आइए देखते हैं सिंस का यूज कहाँ कहाँ करते हैं। जैसे सिंस 2 o'clock, 2 बजे से। 2 बजे से मतलब एक निश्चित समय है, एक फिक्स समय है, वो 2 बजे से। सिंस मंडे, किसी भी दिन का नाम आ जाए, सप्ताह में 7 दिन होते हैं, 7 में से किसी दिन का नाम आ जाए, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, सबके पहले सिंस का प्रयोग करते हैं। फिर सिंस जुलाई, 12 महीने में से किसी भी महीने का नाम आ जाए तो वह पॉइंट ऑफ टाइम होता है, उसके पहले सिंस का प्रयोग करते हैं। सिंस 2019 मीन्स किसी भी ईयर, कोई भी ईयर आ जाए तो उसके पहले सिंस का प्रयोग करते हैं। सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग हो, सिंस इवनिंग हो, तो
जब ये समय, ये निश्चित समय काउंट होते हैं, इनको पॉइंट ऑफ टाइम कहते हैं और इनके पहले सिंस का प्रयोग होता है। जबकि फार का प्रयोग 2 आवर्स, फॉर 2 आवर्स मीन्स 2 घंटे से, कोई कार्य 2 घंटे से हो रहा है तो कौन से 2 घंटे पता नहीं, 10 बजे से 12 बजे तक 2 घंटे कि 12 बजे से 2 बजे तक 2 घंटे, तो ये निश्चित नहीं है, इसलिए इसको पीरियड ऑफ टाइम या अनिश्चित समय कहते हैं। अगला है फॉर 2 डेज, 2 दिनों से, वो कौन से 2 दिन हैं नहीं पता, मंडे ट्यूसडे हैं कि वेडनेसडे और फ्राइडे हैं ये पता नहीं। फिर फॉर 3 वीक्स, 3 सप्ताह से, कौन से 3 सप्ताह हैं पता नहीं। फॉर 4 मंथ्स, 4 महीनों से, कौन से 4 महीने ये भी क्लियर नहीं है तो पीरियड ऑफ टाइम है। फॉर 10 ईयर्स, 10 वर्षों से, कौन से 10 वर्ष हैं नहीं पता। ऐसे और भी हो सकते हैं समय। तो सिंस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए या निश्चित समय के लिए प्रयुक्त होता है और फॉर का प्रयोग पीरियड ऑफ टाइम के लिए प्रयुक्त होता है। आइए एग्जाम्पल की सहायता से इनको समझते हैं। पहला एग्जाम्पल है, मोहन इस पुस्तक को 3 घंटे से पढ़ रहा है। क्या होगा इसका ट्रांसलेशन? मोहन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है मोहन, तो हैज बीन लगेगा, हैज बीन रीडिंग दिस बुक। 3 घंटे से, क्या समय बता रहा है? 3 घंटे। अब देखिए यहाँ फॉर 2 आवर्स, तो 3 आवर्स ये भी पीरियड ऑफ टाइम है, तो यहाँ पर फॉर का ही यूज होगा, फॉर 3 आवर्स। ट्रांसलेशन हो गया, मोहन हैज बीन रीडिंग दिस बुक फॉर 3 आवर्स। नेक्स्ट एग्जांपल है, हम इस विभाग में 2005 से कार्य कर रहे हैं। क्या होगा इसका ट्रांसलेशन? वी प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ हैव बीन वर्किंग इन दिस डिपार्टमेंट 2005 से, एक किसी वर्ष का नाम दे दिया, एक पॉइंट ऑफ टाइम है, निश्चित समय है, तो सिंस लगाएंगे, सिंस 2005। ट्रांसलेशन हो गया, वी हैव बीन वर्किंग इन दिस डिपार्टमेंट सिंस 2005। अगला एग्जांपल है, मैं 9 बजे से तुम्हें पढ़ा रहा हूं। आई सब्जेक्ट है, आई प्लूरल नंबर काउंट होता है यहाँ पर। आई हैव बीन टीचिंग यू 9 बजे से। देखिए ओ क्लॉक किस में आता है? पॉइंट ऑफ टाइम में, तो सिंस का यूज होगा, सिंस 9 o'clock। ऐसे देखिए ओ क्लॉक किस में आता है? पॉइंट ऑफ टाइम में, तो सिंस का यूज होगा, सिंस 9 o'clock। नेक्स्ट देखते हैं निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट के बाद हैज या हैव लगाते हैं, फिर नॉट और बीन लगाते हैं। मीन्स हैज नॉट बीन या हैव नॉट बीन अगली वर्ब का यूज होता है, फिर वर्ब की फिफ्थ फॉर्म मीन्स वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लिख करके सिंस या फॉर का यूज करते हुए समय लिख देते हैं। आइए इनका एग्जाम्पल देखते हैं। तुम 2 दिन से नहीं पढ़ रहे हो। यू हैव नॉट बीन, हैव और बीन के बीच में नॉट आ गया। यू हैव नॉट बीन रीडिंग 2 दिन से, 2 डेज किस में आएगा? पीरियड ऑफ टाइम है, तो फॉर लगेगा, फॉर 2। नेक्स्ट एग्जांपल है, उसे सोमवार से बुखार नहीं आ रहा है। इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा, ही हैज नॉट बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर
सोमवार से, ये क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम है, तो सिंस मंडे। ट्रांसलेशन हो गया, ही हैज नॉट बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस मंडे। आइए स्टूडेंट्स इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो तरह के होते हैं। पहला इंट्रोगेटिव जो होता है उसमें हिंदी का सेंटेंस क्या से शुरू होता है। जब हिंदी का सेंटेंस क्या से शुरू हो तो ऑक्सिलरी वर्ब हैज या हैव को पहले लिखते हैं, फिर सब्जेक्ट लिखते हैं, और फिर सेंटेंस में यदि नहीं आ जाए तो यही सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देते हैं, फिर बीन लिखते हैं, फिर वर्ब की फिफ्थ फॉर्म या आईएनजी फॉर्म लिखते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं, फिर सिंस या फार का प्रयोग करके टाइम लिख देते हैं। दूसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है जबकि क्वेश्चन वर्ड हिंदी सेंटेंस के बीच में आता है। तो इसका स्ट्रक्चर होता है, पहले WH वर्ड की इंग्लिश लिखते हैं, फिर हैज या हैव लगाते हैं, फिर सब्जेक्ट लिख करके नहीं शब्द आया है तो नॉट ए पर लगा देते हैं, फिर बीन लिखते हैं, फिर वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और सिंस या फार का प्रयोग करते हुए समय लिख देते हैं। आइए एग्जाम्पल की सहायता से इसको समझते हैं। पहला एग्जाम्पल है, क्या वह अपना काम 3 दिन से कर रहा है। इसका ट्रांसलेशन होगा, हैज ही बीन डूइंग हिज वर्क 3 दिन से। ये पीरियड ऑफ टाइम है तो फार लगाएंगे, फॉर 3 डेज, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अगला एग्जाम्पल है, क्या मैं सुबह से अपनी किताब नहीं पढ़ रहा हूं। तो ऑक्सिलरी वर्ब हैव, आई नॉट, निगेटिव वर्ड आया है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे। हैव आई नॉट बीन रीडिंग माई बुक सुबह से, सिंस मॉर्निंग। क्वेश्चन मार्क। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, वे मार्च से अपना समय क्यों नष्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले लिखते हैं, वाई हैव दे बीन वेस्टिंग देयर टाइम मार्च से, सिंस मार्च। क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट सेंटेंस, तुम 2 महीने से यहां क्यों नहीं आ रहे हो। इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा, वाई हैव यू नॉट बीन कमिंग हियर 2 महीने से, और 2 months। Question mark. Thank you students. Thanks for watching this video.